नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। भारत डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा से पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा, एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा ना हो बल्कि हमारी कार्य संस्कृति की, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभिमान एक हिस्सा हो। तो नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रही। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की संसद अब एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, भविष्य के संकल्प को पूरा करेगा, ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा ना हो बल्कि हमारी कार्य संस्कृति का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का एक हिस्सा हो। देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल है। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि ममता सरकार को हटाना पश्चिम बंगाल को घुसपैठ मुक्त बनाने का एकमात्र तरीका है। शाह ने आरोप लगाया कि ममता दीदी 600 एकड़ भूमि बीएसएफ को नहीं देती और यहां तार लगाने का काम भी पूरा नहीं हो पा रहा है। फिर बीएसएफ जवानों पर आरोप लगाती है कि वे घुसपैठ करा रहे हैं। बीएसएफ के जवान देश के लिए अपना सिर कटा सकते हैं, वे घुसपैठियों को नहीं घुसने देंगे। 23 अप्रैल को मतदान होने वाला है। मुझे बताओ, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहोगे या नहीं कहोगे? अरे जोर से बोलो, कहोगे या नहीं कहोगे? भाइयों बहनों, ममता की सरकार निकालने का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना। मुझे बताओ, बंगाल से घुसपैठियों को निकालना है या नहीं निकालना है? ऐसी आवाज से निकलेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, बंगाल से घुसपैठियों को निकालना है या नहीं निकालना है? क्या दीदी निकाल सकती है? क्या भाईपो निकाल सकता है? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। ये ममता दीदी ने 600 एकड़ भूमि जो बीएसएफ को चाहिए वो नहीं देती, क्योंकि बाढ़ लगाने का काम पूरा न हो, और फिर बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगाती है कि वो घुसपैठ करा रहे हैं। अरे ममता दीदी, बीएसएफ के जवान देश के लिए अपना सर कटा सकते हैं, वो घुसपैठियों को नहीं घुस। आपके दिन अब समाप्त हो चुके हैं। 5 मई को भाजपा सरकार बनेगी और 45 दिन में पूरी 600 एकड़ भूमि हम बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए दे देंगे। नोएडा में सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने विरोध प्रदर्शन पर कहा कि भाजपा की सरकार में अन्याय चरम सीमा पर है। अन्याय हर तरह से हो रहा है, अन्याय आर्थिक रूप से हो रहा है। आज जो नोएडा में देखने को मिला, बड़े पैमाने पर मजदूर अपनी मांग करते दिखे, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय की चरम सीमा है और अन्याय हर तरह का हो रहा है। अन्याय आर्थिक रूप से भी हो रहा है, अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है, अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई है। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है।
एक तंत्र पे विश्वास करती है, संविधान पर भरोसा नहीं करती, वो संविधान पे भरोसा नहीं करती, अपने मन विधान पर भरोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है और भाजपा ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है और कल के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ आने की उम्मीद भी है। भट्ट ने आगे कहा कि पीएम मोदी का ये 12 किलोमीटर लंबा रोड शो ऐतिहासिक होगा, जिसमें कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर खड़े होकर पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत करेंगे। के आगमन की पूरी तैयारी के संदर्भ में हमने पार्टी के सभी कार्यकर्ता वार्ता कर चुके हैं। हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़कर कल के कार्यक्रम में रहने वाला है। जो 12 किलोमीटर का उनका रोड शो है, कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे और जसवंत सिंह जो आर्मी ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हजारों की संख्या में एक जन सैलाब होगा और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का भी जो उत्तराखंड के प्रति जो उनका स्नेह है, उसकी झलक कल के कार्यक्रम में दिखाई देगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में आने के लिए। और ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम पर विस्तार से चर्चा की। बता दें, हनी पाठक ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया एक ऐतिहासिक तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि अब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी केवल 13 से 14% तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि 33% आरक्षण के साथ वे देश की नीति निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाएंगी। हमारा 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी में इतना बड़ा निर्णय लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बहुत बड़ा तोहफा हमारी नारियों को दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर और 16, 17, 18 का जो ये संसद सत्र होने जा रहा है, इसमें सिर्फ ये नारियों को समर्पित जो सत्र है वो एक बहुत बड़ा एक पहल करी गई है। जो हमारी महिलाओं को 13-14% महिलाएं थी जो राजनीति में आती थी, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर साबित होने वाला ये वंदन अधिनियम है और इसमें 33% महिलाएं हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आगे आएंगी, जिससे ये देखने को मिलेगा कि अपने घर की व्यवस्था को जिस प्रकार से सुचारू रूप से हम महिलाएं संभालती, उसी प्रकार से राजनीति की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से यथा स्वरूप पूरे धरातल पर उतारने में महिलाएं आज के समय में पूरी तरीके से सक्षम है। और हम देख सकते हैं आज का वो भारत जो राष्ट्रपति पद के साथ साथ आज वित्त विभाग भी अगर केंद्र में देखने वाली कोई व्यक्ति है तो वो हमारे। और सीकर से लक्ष्मणगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करीबन 65 साल से संचालित एसबीआई बैंक शाखा के प्रस्तावित स्थानांतरण को लेकर व्यापारियों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लक्ष्मणगढ़ व्यापार मंडल के नेतृत्व में लोगों ने बैंक प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर इस फैसले का विरोध जताया। लोगों का कहना है कि बैंक शाखा को शहर से करीबन 3 किलोमीटर दूर जंगलराज क्षेत्र में शिफ्ट किया जा रहा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। व्यापारियों ने राज्य वित्त मंत्री, जिला कलेक्टर और बैंक अधिकारियों को भी ज्ञापन भेजकर मांग की है कि शाखा को शहर के भीतर या वर्तमान स्थान के नजदीक ही स्थापित किया जाए। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे एसबीआई से अपने संबंध समाप्त कर लेंगे और दूसरे बैंक का रुख करेंगे। और बलोतरा के पचपदरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे और रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मौके पर चल रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा भी मौजूद रहे। पूरी तैयारियों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा संभागीय आयुक्त आलोक रंजन, आईजी सत्येंद्र सिंह सहित जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री के विश्नोई और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा और आयोजन को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डिडवाना में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद अब गंभीर टकराव में बदल गया है। आरोप है कि थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो के द्वारा एक अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इसके बाद बार संघ में भारी आक्रोश फैल गया। सोमवार को सैकड़ों वकील जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब एसपी ने केवल प्रतिनिधि मंडल को मिलने का संदेश दिया, जबकि अधिवक्ता सामूहिक रूप से मिलने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद गुस्साए वकीलों ने कार्यालय परिसर में ही ज्ञापन की प्रतियां जला दी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। बार संघ ने चेतावनी दी कि अगर 5 दिनों के भीतर संबंधित थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो जिले भर में न्यायिक कार्यों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार किया जाएगा। मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों तक भेज दी गई है और स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। और चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के लिए 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को मतगणना की जाएगी। इसके साथ ही रेवाड़ी नगर परिषद और उकलाना, धारूहेड़ा, सपला में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलेगी और 28 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव आयोग ने मेयर पद के लिए 30 लाख रुपए और पार्षद पद के लिए 7.5 लाख रुपए की खर्च सीमा तय की है। कुल मिलाकर राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। यह हादसा लखतर विरामगाम हाईवे पर देर रात उस वक्त हुआ जब राजकोट से बहुच रांची मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं का जत्था पैदल यात्रा कर रहा था। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु एक खड़े डंपर को पार कर रहे थे, तभी पीछे से आए बेकाबू ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। मृतकों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम जारी किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि निकाय चुनाव के लिए नामांकन 21 से 25 अप्रैल तक होंगे। 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। ये भी बताया कि 10 मई 2026 को मतदान कराया जाएगा, जबकि जरूरत पड़ने पर 12 मई को उपचुनाव भी कराए जा सकते हैं। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव होंगे। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद और उकलाना, धारूहेड़ा, सांपला सहित कई नगर पालिकाओं में भी चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्थानों पर पंचायत राज्य के उपचुनाव भी होंगे। हरियाणा के करनाल में आढ़तियों की करीबन 65 करोड़ रुपए की पेमेंट लंबित होने को लेकर नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। आढ़तियों ने प्रेस वार्ता कर साफ चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर उनका भुगतान नहीं किया गया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार की ओर से भुगतान जारी कर दिया गया है, लेकिन जिला स्तर पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से रकम आगे नहीं पहुंच रही है। बार बार भरोसा दिए जाने के बावजूद भी पेमेंट नहीं मिलने से आढ़ती परेशान हैं। गेहूं खरीद सीजन के बीच इस मुद्दे ने और भी चिंता बढ़ा दी है। आढ़तियों ने कहा है कि वे किसान को परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और बालोतरा के पचपदरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे और रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मौके पर चल रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा भी मौजूद रहे। पूरी तैयारियों का निरीक्षण किया गया।
इसके अलावा संभागीय आयुक्त आलोक रंजन, आईजी सत्येंद्र सिंह सहित जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री के बिश्नोई और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा और आयोजन को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।